बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए यह ऑडियो विजुअल क्लिप्स भेजा जा रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र के जो पहला इकाई है उसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति। तो महाद्वीप और महासागर क्या आज वर्तमान में दिखते हैं, क्या हमेशा से ऐसे ही रहे हैं? तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम लोग जब पढ़ते हैं तब इस बात की जानकारी हमें हो जाती है कि वर्तमान में जो विश्व हमको दिखाई देता है यह विश्व हमेशा एक समान नहीं रहा और इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। और इस परिवर्तन को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में भी हम लोगों ने इस तथ्य को जाना कि आद्य महाकल्प से लगाकर पुराजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प, नवजीव महाकल्प और विभिन्न युगों में हमारी जो पृथ्वी की संरचना है यह परिवर्तित होते रही। यहाँ पर अनेकों प्रकार के परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, न केवल स्थलाकृतियों में बल्कि महासागरों में और यहाँ पर स्थापित रहने वाले जीवों में भी। वर्तमान में हम देखें तो महाद्वीप और महासागर जो विस्तार है इसको एक पिछले ऑडियो विजुअल में एक विश्व के मानचित्र में हमने समझाया था। यहाँ पर हम सीधे आते हैं महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के संबंध में। इनके संबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार और बहुत सारे सिद्धांतों को मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप तक भेज दिया है, लेकिन हमको पढ़ना केवल 2 सिद्धांत को है। एक है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इन 2 सिद्धांतों के आधार पर ही हम विश्व में महाद्वीप और महासागरों के उत्पत्ति को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी में हम देखें तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है इसमें 70.8% जो हिस्सा है वह जल के रूप में है और 29.2% यह स्थल के रूप में है। स्थल खंड में हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे महाद्वीप हमको दिखाई देते हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इसी प्रकार से महासागर में हम देखें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक, फिर दक्षिणी ध्रुव महासागर। इस प्रकार से 5 महासागर तथा 7 महाद्वीप हमको यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध को थली गोलार्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ पर थल की प्रधानता है और दक्षिणी गोलार्ध को कहते हैं जलीय गोलार्ध क्योंकि यहाँ पर जल की प्रधानता है। तो स्थलीय और जलीय गोलार्ध का भी अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। तो महाद्वीपों को हम लोग देखें बड़े ध्यान से, तो महाद्वीपों की आकृति हमको थोड़ा त्रिभुजाकार रूप में दिखाई देती है, यानी इसको ऊपर का भाग चौड़ा है और नीचे की तरफ संकरा होते गया है। जैसे उत्तर अमेरिका के मानचित्र को आप ध्यान से देखें तो उत्तर अमेरिका ऊपर की ओर काफ़ी विस्तृत है और नीचे की ओर संकरा होते गया है। दक्षिण अमेरिका भी इसी प्रकार का है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, एशिया इसी प्रकार के हैं। और थोड़ा सा अंतर आ जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो वह एक पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर थोड़े सा एक चौकोर की आकृति यहाँ पर यह लिया हुआ है। तो महाद्वीप और महासागर में वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम लोग देखें। वेगनर जर्मनी के विद्वान थे और यह जलवायु विज्ञानवेत्ता थे और यह विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। और इसका अध्ययन करते समय इन्होंने यह पाया कि विश्व में उनको ऐसा लगा कि या तो विश्व में जलवायु परिवर्तन होता रहा है, या तो ये होगा कि स्थलखंड अपनी जगह से ही हटे हैं, या जलवायु की पट्टियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की जलवायु पाई जाती है या तो उन पट्टियों में खिसकाव हुआ है। और 1912 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका और यह जर्मन भाषा में था। बाद में अंग्रेजी में इसका अनुवाद 1924 के आसपास हुआ था, तब यह दुनिया के सामने इनका सिद्धांत आया और आज भी इन सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है और बहुत सारे इनके तथ्यों को माना जाता है। इनका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जो जलवायु है यह जलवायु परिवर्तन का इनको प्राचीन जो प्रमाण मिला उसके आधार पर इन्होंने इसका परिकल्पना किया है। जैसे कि हम लोगों ने भूगर्भिक इतिहास में पढ़ा है कि पृथ्वी पर वर्तमान में जो कोयला निकाला जाता है खदानों से खोदकर, इसकी रचना कार्बोनीफेरस युग में 22-24 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और इस युग को कोयला युग कहते हैं या कार्बन काल कहते हैं। और वर्तमान में हमको बहुत सारे ऐसे जो कोयला खदानें हैं वो ऐसे क्षेत्रों में दिखाई देती हैं जो यूरोपीय वगैरह देश में भी कोयला खदानें हमको दिखाई देती हैं। तो इसका कारण क्या है
कि वास्तव में जिन कोयला की रचना प्राचीन युग में या कार्बोनिफेरस युग में हुआ, वह उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जंगल पाए जाते थे और उन जंगलों के दलदल में धंसने के कारण और कालांतर में दबाव और ऊष्मा के परिणाम स्वरूप उसके परिवर्तन से इस प्रकार के कोयला की रचना हुई। और यह बड़ा आश्चर्य होता है कि वर्तमान में कोयला कनाडा में भी निकाला जाता है, उत्तरी चीन में भी, रूस में भी निकाला जाता है, जबकि बड़े ठंडे प्रदेश हैं। यहाँ पर उस प्रकार के वनस्पतियाँ नहीं होती जिस प्रकार के वनस्पतियों से यहाँ पर कोयले की रचना हुई है। इसका मतलब इसका बहुत सारा अर्थ इन्होंने ये लगाया कि ये बहुत कुछ संभव है कि महाद्वीप अपने स्थान से प्रवाहित होते हैं या अपने स्थान से हट जाते हैं। और हटने का कारण ये उन्होंने ये माना कि पृथ्वी का ऊपरी भाग काफ़ी ठोस है और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे सीमा या उससे नीचे वाला भाग जिसको सब स्ट्रेटम या आधा स्तर कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह के कारण यहाँ पर की चट्टानें पिघली अवस्था में हैं। और इस कारण ऊपर का जो कठोर स्थलखंड है, जैसे महाद्वीप वगैरह का भाग, यह स्थलखंड वाला भाग उस नीचे के एक लिक्विड या तरल मैग्मा या सीमा के ऊपर फ्लोटिंग कंडीशन पे है या वह तैरते हुए कंडीशन में है। इसी से इन्होंने एक शब्द निकाला जिसको इन्होंने कहा प्रवाह, और इसी के आधार पर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। शेष ऑडियो विजुअल में हम लोग पुनः इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। साथ ही जो ऑनलाइन कक्षा गूगल मीट में आयोजित की जा रही है उस पर भी आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे संबंधित लिंक आपको 12:30 बजे के लगभग प्रेषित कर दी जाएगी। तो गूगल मीट के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन कक्षा से जुड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू।